कॉन्निचिवा एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट जो है द एनिमी का आप लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। तो थर्ड जो इसका पार्ट है आज हम वो लेकर के आए हैं और थर्ड लेक्चर हम स्टार्ट करें उससे मैं पहले चाहता हूँ कि एक बार फिर से क्विक रिवीजन कर लिया जाए। चैप्टर स्टार्ट होता है सदाओ नाम के एक फेमस साइंटिस्ट और जो सर्जन हैं उनके साथ में उनकी पत्नी है हैना, और हैना और सदाओ जो हैं दोनों के दोनों शाम के समय में अपने घर के बरामदे में रेलिंग्स के पास में खड़े होकर और सामने से आती हुई मिस्ट या धुंध को देख रहे होते हैं। उसी समय वहाँ से निकल के एक वाउंडेड सोल्जर जो है, एक घायल अवस्था में एक सैनिक जो है वहाँ से निकल करके आता है। उसे देख करके दोनों विचार करते हैं कि इसका क्या किया जाए। तो तीन ऑप्शन निकल के आते हैं। पहला ऑप्शन ये आता है कि या तो इसे उठा करके अपने घर ले चल के और इसका इलाज करते हैं, अगर ऐसा किया जाता है तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, या फिर एक काम करते हैं इसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। तो क्योंकि ये वाउंडेड है, इसे गोली लगी है और ये घायल अवस्था में है और अभी बेहोशी की अवस्था में है, निश्चित तौर पर ये मर जाएगा। तीसरा हम ये कर सकते हैं कि वापस इसे समुद्र में ही फेंक दें। तो सहमति बनती है पहले कि समुद्र में फेंक दिया जाए, लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें बदल जाती हैं कन्वर्जेशन के दौरान, जो पति पत्नी की बातचीत होती है उसके दौरान, और वह उसे उठा करके घर ले आते हैं। घर ला करके अपने पिता वाले कमरे में उसे रखते हैं जहां सदाओ के पिता रहा करते थे। और उसी समय पर ये लोग विचार करते हैं, तय करते हैं कि हम जा करके सर्वेंट्स से बात करते हैं, सर्वेंट्स को बताते हैं। तो वाइफ जो है वो यूमी को बुलाने के लिए जाती है, जो एक सर्वेंट है वहाँ पे, और हस्बैंड जो है बाकी के सर्वेंट्स को बताने के लिए जाता है। तो यूमी जब वहाँ आती है और देखती है उसे एक श्वेत आदमी को साफ करना है, तो वह पूरी तरीके से उस बात का अपोज करती है, विरोध करती है कि मैं एक श्वेत आदमी की सफाई नहीं करूंगी, चाहे मेरे मास्टर कहें चाहे कुछ भी हो, मैं ये नहीं करने वाली। दूसरी तरफ जो गार्डनर है उसे ये लगता है कि एक गोली से जिस आदमी को जख्म मिला है या समुद्र ने जिसे चोट पहुंचाई है, अगर हम बंदूक और समुद्र के विपरीत जाते हैं तो वह एक सुपरस्टिशियस आदमी है, एक अंधविश्वासी है। उसको लगता है कि ये सारी चीज़ें, बंदूकें और ये सब चीज़ें हमसे बदला लेंगी। लेकिन वह जो हाना है, डॉक्टर की पत्नी जो है डॉक्टर सदाओ की, वो इतनी अंधविश्वासी नहीं है, तो वो इन सारी चीज़ों पर विश्वास नहीं करती और खुद उसके अपर बटन्स खोल करके और उसके चेहरे को साफ करती है। और जब उसके चेहरे को साफ करती है तो एक ममत्व का, एक ममता का भाव उसके मन में पैदा होता है कि ये कितना युवक सा लड़का है, जब ये छोटा रहा होगा तो कितना सुंदर बालक रहा होगा, ऐसा वो विचार करती है। और वहाँ पर हमारा जो पार्ट था वो ख़त्म हो गया था। वहाँ मैंने कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, अगर आप लोगों ने जवाब दिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर नहीं दिया है जवाब तो इस वीडियो में आप उसका जवाब अभी दे दीजिए स्टार्टिंग में कि क्या हुआ होगा। डॉक्टर जो है उसने क्या उसका ऑपरेशन किया, नहीं किया, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद में क्या वो ठीक हुआ, क्या वो ठीक नहीं हुआ, और इस तरह के कुछ और क्वेश्चंस मैंने आपसे अपने लास्ट वीडियो में पूछे थे। अगर क्वेश्चंस आप देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार लास्ट वीडियो मेरा आप देख सकते हैं, जो कि इससे जस्ट पहले ही होगा प्लेलिस्ट के अंदर। तो लेट्स विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। ठीक है, तो हम थर्ड जो हमारा लेक्चर है वो डिस्कस करने वाले हैं। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट्स, जब वो इन सारे विचारों को अपने दिमाग में सोच रही थी, दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, जबकि वो उसे, उस व्यक्ति को और ज़्यादा बेटर तरीके से पसंद नहीं कर रही थी। नॉट रियली लाइकिंग द मैन, वास्तविकता में उसे पसंद नहीं कर रही थी। बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, कि एक अच्छी बात थी, बेहतर बात थी कि वो एक बच्चा नहीं रहा। शी kept on washing him until his upper body was quite clean, और वो लगातार उसे साफ करती रही, उसे पहुंचती रही जब तक उसकी अपर बॉडी, यानी कि ऊपर वाला जो उसके शरीर का भाग था वो पूरी तरीके से काफ़ी हद तक साफ नहीं हो गया। बट शी डेयर नॉट टर्न हिम ओवर, लेकिन वह उसे पलटने का प्रयास नहीं कर रही थी, उसने ऐसा साहस नहीं किया। वेयर वॉज सदाओ, सदाओ कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका जो गुस्सा है वो उतर रहा था, कम हो रहा था। एंड शी वॉज एंक्शियस अगेन, और अब वो फिर से चिंतित हो रही थी। एंड शी रोज, वो उठी, वाइपिंग हर हैंड्स, अपने हाथों को पहुंचते हुए, ऑन द रॉन्ग टॉवल, गलत टॉवल से उसने अपना हाथ पहुंच लिया था। देन लीस्ट द मैन बी चिल्ड, अब जो आदमी है वो कम से कम
ठंड लग जाने का उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, तो उसने वही रजाई जो थी वो फिर से उसके ऊपर ढक दी। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है गाइस, इस पैराग्राफ के अंदर हम क्या देख रहे हैं कि वो बच्चा नहीं है, आदमी के तौर पर ही मुझे पसंद नहीं है, लेकिन मैं ख्याल कर रही हूँ कि बच्चा था तो कितना सुंदर था, लेकिन अब ये बच्चा नहीं रहा तो बिल्कुल उसे पसंद नहीं कर रही है, वो बस उसे साफ किए जा रही है उसकी बॉडी को, लेकिन उसने उसे पलटने की या करवट दिलाने का प्रयास नहीं किया। अब उसका जो गुस्सा था वो कम हो रहा था और उसकी चिंता बढ़ रही थी कि सदाऊ कहाँ है, और वो इसी चिंता के अंदर आगे बढ़ी खड़ी हुई और उसने अपने हाथों को पहुंचना चाहा, लेकिन उसने गलत तौलिए से, जिस गंदे तौलिए से वो या जिस तौलिए से उसने उस आदमी को साफ किया था तो वो गंदा हो गया था, उसने गलती से उस चीज से अपने हाथों को पहुंच लिया। कम से कम उसने ये तब भी ध्यान रखा जाने से पहले कि ये आदमी जो है इसे ठंड ना लग जाए, इसलिए उसने वापस उस पर रजाई ढक दिया, उसे रजाई वापस ओढ़ा दी। सदाओ, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने प्यार से पुकारा, सदाओ कहाँ हो बेटा, आ जाओ ऑपरेशन करना है। तो सदाओ उसने बहुत प्यार से पुकारा। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन, वो बस लगभग अंदर आने ही वाला था कमरे में। व्हेन शी कॉल्ड, जब उसने आवाज लगाई। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसके हाथ दरवाजे पे थे। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब उसने दरवाजा खोल दिया था। शी सॉ दैट ही हैड बॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, और उसने देखा कि वो अपना सर्जन का, यानी कि जो एक ऑपरेशन करने वाले व्यक्ति का जो इमरजेंसी बैग था वो लेके आया था, यानी कि वो ऑपरेशन करने वाला था। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने अपने सर्जन वाला कोट भी पहन रखा था। डॉक्टर्स कोट और सर्जन्स कोट में जनरली मैंने तो एक ही अंतर देखा है कि व्हाइट कलर के ही होते हैं दोनों, खास करके कई बार ये ब्लू कलर का होता है सर्जन कोट, ठीक है। इसे आगे से पीछे की तरफ पहना जाता है, पीछे लेसेस बांधते हैं, है ना, इसको आगे से पहनते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से आगे से पहन करके, और पीछे की तरफ इसके नॉट्स लग जाती है, गांठें लग जाती है। डॉक्टर का कोट जो है व्हाइट कलर का नॉर्मल कोट, उसे पीछे से आगे की तरफ पहनते हैं। तो ये सर्जन का एक कोट पहना हुआ था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, उसने चीखते हुए कहा, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम इसका ऑपरेशन करने वाले हो। यस ही सेड शॉर्टली, हाँ, उसने बस इस बात को छोटे में या संक्षिप्त में ही कहा। ही टर्न्ड हिज बैक टू हर, उसने उसकी तरफ पीठ कर ली, यानी कि उसकी तरफ से घूम गया। अनफोल्डेड, और उसने खोला एक स्टेरिलाइज्ड टाल, यानी कि एक ऐसा टाल निकाला जिसे कीटाणु रहित किया गया था। अपॉन द फ्लोर, जमीन पे, ऑफ द टोकोनोमा एल्कोव, यानी जापानी घरों में बना हुआ एक प्रकार का आला, वही जो दीवार में बने हुए आले होते हैं उसके जैसा, वहां पर उसने उसे रख के खोला। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने जितने भी औजार थे या जितने भी यंत्र थे जो ऑपरेशन में काम में आते हैं, उन्हें वहां पर रखा। फैच टाल्स ही सेड, और उसने कहा टाल लेके आओ, यानी टावल्स और लेकर के आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, वो आज्ञा पालक की तरह या आज्ञा पालन करते हुए वहां से चली गई। बट हाउ एंक्शियस नाउ, लेकिन वो कितनी चिंतित थी। टू द लाइन्स शेल्व्स एंड टुक आउट द टाल्स, और वो लिलन शेल्फ जो थी वहां जाकर के, और उसने लिलन के जो टाल्स थे वो बाहर निकाले। देयर ओट also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine flooring covers, और वहां पर कुछ पुराने टुकड़े पड़े हुए थे, पीसेस पड़े हुए थे मैटिंग के, मैटिंग मतलब जमीन पे बिछाने वाली चीजों के, जिसको आप कह सकते हो चटाइयों के, कुछ पुराने टुकड़े फैले हुए थे, तो वो भी लेकर के आ गई, ताकि जो ब्लड है उससे, जो ब्लड बहे उससे जो फाइन फ्लोर कवरिंग है, यानी कि अच्छी जो फ्लोर कवरिंग है वो खराब ना हो जाए। शी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग विथ विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट shrubs on cold night and took an armful of them, और उसके बाद में वो ये सारी चीजें लेकर के, जो उसे अपने अलमारी में से लेनी थी, वो सारी चीजें लेकर के शी वेंट आउट टू द बैक वेरेंडा, पीछे वाले बरामदे की तरफ चली गई, जहां पर गार्डनर जो है उसने कुछ पट्टियां रखी हुई थी मैटिंग की, जिनको कि किस में इस्तेमाल किया जाता था कि जो हरी झाड़ियां हैं उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, कि हरी झाड़ियों के चारों तरफ उस कपड़े को लगा दिया जाता था, ताकि जब कोल्ड नाइट्स हों, यानी कि जब ठंडी रातें हों, तो उससे वो श्रब्स या झाड़ियां जो है वो खराब ना हो जाएं। टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और हाथ भर के बहुत सारी वो उन झाड़ियों को ढकने वाले जो कपड़े थे वो भी ले लिए। यानी कि जैसे ही पति ने कहा टाल्स ले आओ, तो सबसे पहले वो जाती है, जाकर के टाल्स लेती है वहां से, जो उसकी लिनन शेल्फ्स हैं उनमें से।
उसके बाद में वो कुछ मैटिंग के कुछ टुकड़े ले लेती है ताकि उसका ब्लड बहने से ज़मीन पर जो अच्छी मैटिंग है वो ख़राब ना हो। और उसके बाद वो फिर पीछे बरामदे में जाती है जहाँ पर पेड़ों को या झाड़ियों को ढकने वाली जो पट्टियाँ हैं जो कि ठंड से बचाती हैं वो भी उसने ले ली। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टाल्स या कपड़े जो है वो इकट्ठे कर सके और इकट्ठे करके अपने पति को दे सके जो टाल मंगा रहा है, ठीक है। बट व्हेन शी वेंट बैक, लेकिन जब वो वापस गई इनटू द रूम, उस कमरे में, शी सॉ दिस वाज यूजलेस, उसने देखा कि सब बेकार है क्योंकि उसका पति पहले सत्यानाश कर चुका है। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वुंड एंड हैड ruined द मैट अंडर हिम। यानी कि वो ये सब लेके आ रही थी कि भाई उस आदमी का खून बहे और उससे नीचे वाली जो अच्छी मैट्रेस है खराब हो, उससे पहले मैं ये सब बिछा देती हूँ। लेकिन वहाँ जब सब सामान लेके जब वहाँ पहुँची तो उसने देखा कि उस आदमी का खून पहले ही बह चुका है और जिस मैट्रेस को, जिस अच्छे गद्दे को या कवरिंग को बचाने की वो कोशिश कर रही थी वो पहले ही बर्बाद हो चुका है, ठीक है। हैड ruined द मैट अंडर हिम, जो उसके नीचे बेड है। ओ द मैट, शी क्राइड, उसने दुख जताते हुए कहा, अरे मैट, सत्यानाश कर दिया सदाओ तूने, 2 मिनट रुक जाता भाई। यस इट इज ruined, सदाओ रिप्लाइड, हाँ ये बर्बाद हो गया। सदाओ ने कहा, मैन इज ऑलवेज अ मैन, एज दो ही डिड नॉट केयर, जैसे कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, मेरी मदद करो इसे पलटने में या इसे करवट दिलाने में। ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया कि भाई इसे पलटने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, और उसने उसकी आज्ञा का पालन किया, उसकी बात मानी बिना एक शब्द कहे। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली, और यहाँ सदाऊ जो है उसने खुद ने आदमी की जो पीठ है उसे सावधानी पूर्वक धोना शुरू कर दिया। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, यूमी इसे नहीं धोना चाहती थी या यूमी ने इसे नहीं धोया था। शी सेड, उसने कहा, डिड यू वॉश हिम देन, तो क्या तुमने इसे धोया था, तुमने इसे साफ किया था क्या इस व्यक्ति को। सदाओ ने पूछा। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कॉन्शियस मूवमेंट, यानी कि जो काम वो कर रहा था उसे पलटने का, तो उसमें वो रुका नहीं, बस वो उस काम को करता रहा। करते करते ही उसने वो बात पूछ ली। शी सेड, और हाना ने जवाब दिया, हाँ, यस। यानी कि जब इसने यहाँ पर इसको करवट दिलाने के लिए कहा तो इसने बता दिया, हाना ने धीरे से, कि यूमी ने इसे नहीं धोया। तो भाई साहब जो है सदाओ वो अपने काम में तो लगे हुए थे। नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए भी जो उसको करवट दिला रहे थे, साफ सफाई कर रहे थे, उससे रुके नहीं। हिज स्विफ्ट कॉन्शियस, अपने तेजी वाले हाथों से वो सब काम कर रहा था, मूवमेंट्स, अपने हाथों को तेजी से चला रहा था, उसको साफ करने की कोशिश कर रहा था। बिना रुके ही उसने पूछ लिया, क्या तुमने धोया फिर इसे, क्या तुमने इसे साफ किया है। तो हाना ने जवाब दिया, हाँ मैंने इसे साफ किया है, ठीक है। इतना ही है यहाँ पे, और कुछ नहीं। He did not seem to hear her, ऐसा लगा जैसे उसने उसे सुना नहीं। But she was used to his absorption when he was at work, लेकिन वो इस चीज की आदी थी कि जब भी वो कोई लग करके, डूब करके कोई काम करता है, तल्लीनता से कोई काम करता है, तो वो ऐसा ही रहता है। वो आधी बातें सुनता है, आधी सुनता ही नहीं, आधों के जवाब देता, आधों के नहीं देता। तो इसलिए वो इस चीज की आदी थी, अभ्यस्त थी इसकी कि हाँ ठीक है, इसने नहीं सुना होगा। She wondered for a moment if it मैटर्ड टू हिम, बस उसने एक पल के लिए सोचा कि क्या इस बात से उसे कोई फर्क पड़ता है सदाओ को, कि अपन ने सोचा था नौकरानी से साफ कराएंगे, मैंने तुम्हें मना किया, मैं तुम्हें साफ नहीं करने दूंगी, लेकिन लास्ट में मुझे खुद को ही साफ करना पड़ा। क्या इससे सदाओ को कोई फर्क पड़ता है। वॉट वॉज द बॉडी अपॉन विच ही वर्कड, कि किसका शरीर है ये जिसपे काम कर रहा है। सो लॉन्ग एज इट वॉज फॉर द वर्क, तब तक उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, या क्या तब तक उसे फर्क पड़ता है जब तक वो उसके शरीर पे काम कर रहा है। ही डिड सो एक्सीलेंटली, यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसका शरीर है जिस पर वो ऑपरेशन कर रहा है, जब तक कि वो काम एक्सीलेंटली सही तरीके से नहीं करता। यानी कि उसके सामने एक बीमार शरीर पड़ा है, उसके अलावा उसकी और कोई आइडेंटिटी नहीं, ना वो कोई अमेरिकन है, ना कोई अच्छा बुरा, कुछ भी नहीं है। अब एक डॉक्टर के तौर पे हो गया, उसके सामने एक शरीर पड़ा है, वो शरीर जिस पे उसे ऑपरेशन परफॉर्म करना है, दैट इज इट, ठीक है। तो यहां पर यही चीज होती है कि बिल्कुल विरक्त भाव से वो अपने काम में लगा हुआ है। यू विल हैव टू गिव द एनेस्थेटिक इफ ही नीड्स इट, तुम्हें इसे एक एनेस्थेटिक देना होगा, यानी कि एक बेहोश करने वाला इंजेक्शन देना होगा अगर इसे इसकी आवश्यकता हो। ही सेड, उसने कहा, यानी कि सदाओ कह रहा है कि तुम्हें इसे एनेस्थीसिया देना पड़ेगा अगर जरूरत पड़ी तो। आए, तो हाना ने कहा मैं। शी रिपीटेड ब्लैंकली, उसने बिल्कुल बिना सोचे समझे एकदम खाली दिमाग से बोला, मैं, मुझे एनेस्थीसिया देना होगा। बट नेवर हैव आई, लेकिन मैंने आज तक कभी नहीं दिया। इट इज ईजी इनफ, ही सेड,
इम्पेशेंटली, उसने अधीरता से मतलब जल्दबाजी में जवाब दिया, अरे कुछ नहीं, फटाफट हो जाएगा, इट विल बी इजी ना, आसान काम है, कुछ नहीं, एनेस्थीसिया देना है, तुम दे देना, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर व्यवहार कर रहा है। जब उसने पूछा कि भाई एनेस्थीसिया देना पड़ेगा, तो उसने पत्नी ने पूछा कौन कौन देगा, मैं दूंगी, बोला हाँ दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ही वॉज टेकिंग आउट द पैकिंग नाउ, अब वो पैकिंग को बाहर निकाल रहा था। एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो मोर क्विकली, यानी कि जो उसने काई लगा करके पैक कर दिया था ना, जो मैंने बताया था फर्स्ट लेक्चर के अंदर आया था कि वहां आसपास बीच पे काई बिखरी हुई रहती थी, वो काई उठा करके उसने उसके वाउंड में लगाई ताकि खून को बहने से रोका जा सके। जैसे ही उसने उस पैकिंग को हटाया, अब खून जो है और तेजी से बहने लगा था। ही पियर्ड इनटू द वाउंड, और उसने उस जख्म में, घाव में झांकना शुरू कर दिया। विद द ब्राइट सर्जन्स लाइट फास्टेंड ऑन हिज फोरहेड, तो जब ये लोग ऑपरेशन करते हैं ना, तो एक पट्टी सी बांधते हैं अपने सर पे डॉक्टर्स, सॉरी सर्जन्स, एक पट्टी सी बांधते हैं, और उसमें आगे है ना बहुत ही ब्राइट लाइट होती है, जो फोकस वाली होती है, फैलने वाली नहीं होती है, फोकस वाली लाइट होती है। तो उसने उस वाउंड को थोड़ा चौड़ा किया और ऐसे देखना शुरू किया, तो उसके सर पे जो लाइट लगी हुई थी, उससे वो उस वाउंड के अंदर गहराई की ओर देखने का प्रयास कर रहा था, जो सर्जन के फोरहेड पे, फोरहेड कहते हैं करम, करम पर जो बंधी हुई थी लाइट, यानी कि लाइट आप ये कह सकते हो एक तरह की टॉर्च, फास्टन जो कि बंधी हुई थी, ठीक है। ब्राइट, ब्राइट मतलब बहुत ही उजली या बहुत ही उजाला फेंकने वाली। द बुलेट इज स्टिल देयर, ही सेड विथ कूल इंटरेस्ट, यानी कि शांति वाले भाव से उसने कहा कि गोली अभी भी अंदर ही है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक वाउंड इज, अब मैं बस ये सोच रहा हूं कि ये जो पत्थर से लगने वाला जो वाउंड है ये कितना गहरा है। इफ इट इज नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये ज्यादा गहरा नहीं हुआ तो पॉसिबल है कि मैं उस बुलेट को निकाल लूंगा। बट द ब्लीडिंग इज नॉट सुपरफिशियल, लेकिन ब्लीडिंग जो है, ये जो उसका खून बह रहा है, ये सुपरफिशियल नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, यानी कि जो खून आ रहा है ना ये ऊपर वाले घाव से आ रहा है, अंदर जो डीप में घाव है उससे ब्लीडिंग नहीं हो रही है, या आप ये कह सकते हैं कि ऑर्गन तक नहीं हो रहा है, जो अपर सरफेस है मसल वाला केवल वहीं से ब्लीडिंग हो रही है, केवल मांस में से ब्लीडिंग आ रही है, अंदर के जो आवश्यक अंग हैं उनको चोट नहीं पहुंची है। ही हैज लॉस्ट मच ब्लड, ये काफी खून बह चुका है, यानी कि इसका काफी खून जा चुका है। एट दिस मोमेंट हाना चोक्ड, इस समय पर हाना का एकदम से गला रुक गया, यानी एकदम से कुछ बोलती बोलती गला जाम हो गया। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, उसने ऊपर की ओर देखा, उसके चेहरे की ओर, और उसका चेहरा जो है गंधक जैसा हो गया था, मतलब उसके चेहरे का कलर पीले से कुछ कुछ ऐसा हो गया था। ये देखो यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उसका चेहरा ग्रीनिश होता जा रहा था, येलो से डार्क येलोइश हो रहा था, या येलो और ब्लैक से मिक्स होकर के हल्का सा कैसा दिख रहा था उसका चेहरा, जो है वो गंधक की तरह, सल्फर की तरह उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। डोंट फेंट, ही सेड शार्पली, उसने तेजी से एक बात कहते हुए कहा, बेहोश मत होना। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, और उसने अपना छानबीन, जो वाउंड के अंदर वो छानबीन कर रहा था, ढूंढ रहा था गोली को, बुलेट को, उसने अपना वो छानबीन करने वाला औजार नीचे नहीं रखा, मतलब छानबीन करता रहा, गोली ढूंढता रहा और बोला बेहोश मत होना। इफ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं अब रुकता हूं तो ये आदमी निश्चित तौर पर मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ एंड लीप्ड अप एंड रैन आउट ऑफ द रूम, उसने बहुत जोर से अपने हाथों से अपने मुंह को पकड़ लिया, जो उसकी चीख निकलने वाली थी उसको रोकने के लिए, उछली और कमरे से बाहर भाग गई। आउटसाइड इन द गार्डन, और बाहर गार्डन की ओर भाग गई। ही हर्ड हर रिटचिंग, उसने सुना उसे उल्टी करते हुए, यानी कि सदाओ जो है भाई साहब ढूंढने में लगे हुए थे। तो कहते हैं कि इतना बेकार दृश्य उसने देखा कि पहले तो डॉक्टर को लगा, सदाओ को लगा कि ये जो घाव है इसको मैं खोल रहा हूँ, अंदर से गोली ढूंढ रहा हूँ, ये बेहोश हो जाएगी, यहाँ देख रही है इसलिए, तो पहले उसको मना कर दिया, बोले यहाँ बेहोश मत होना। तो वो क्या है कि तुरंत प्रभाव से अपने मुंह को पकड़ा, ऐसे खड़ी हुई, उछली और गार्डन में भाग गई, और गार्डन में भाग करके क्या किया उसने, उल्टी कर दी, क्योंकि उसे देख करके सूग आ रही थी वो सब, कि यार ये सब कितना बेकार है, घाव वाव और खून निकल रहा है, हाथों में खून और ये सब। तो
उसने क्या करा, वहां जाकर के वॉमिट कर दिया, बट ही वेंट ऑन विथ हिज वर्क, लेकिन उसने अपना काम जारी रखा, यानी कि सदाओ जो है ऑपरेशन के अपने काम में लगा रहा। तो आई होप ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है समझने में, लेकिन एक इजी लैंग्वेज में अगर हम समझें तो जैसे ही वो बोल रहा था ना कि अब मेरे को थोड़ा और अंदर जाना होगा, केवल ऊपरी सतह से आ रहा है खून, अंदर के ऑर्गन्स तो ठीक हैं, तो ठीक है। हाना ने भी देखा, बोले मैं भी देखूं क्या है इसके अंदर और क्या नहीं है। वो देखते के साथ ही जैसे ही उसने अपना रिएक्शन दिया तो डॉक्टर ने बोला देख भाई वाल तो बेहोश मत होना, ठीक है, मैं इसको संभालूंगा कि तेरे को संभालूंगा। और ऐसा जैसे उसने मना किया तो उसने देखा तो उसका एकदम से जी खराब हुआ, जी मचल गया, और वो अपने मुंह पे हाथ रख के बाहर भाग करके जो आवाज़ आई सदाओ को, उस आवाज़ के हिसाब से बता रहा है कि ठीक है, बाहर जाके उसने उल्टी कर ली जी, उस हो रहा है वो उसका, ठीक है। ये देखो ये ऐसे क्लच माउथ और वॉमिट करने की तैयारी। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टमक, ये उसके लिए अच्छा होगा कि वो अपना पेट खाली कर दे। ही थॉट, उसने सोचा अपनी पत्नी के लिए। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो पूरी तरीके से भूल गया था कि उसने अपने जीवन में कभी कोई ऑपरेशन नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस, लेकिन उसका जो दुख था, उसकी जो पीड़ा थी, एंड हिज इनेबिलिटी टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट एंड इरिटेबल, लेकिन वो इतना मतलब तनाव में आ गया था और ऐसी स्थिति में था कि वो अब जाकर के अपनी पत्नी के पास जाकर उसे संभाल नहीं सकता था कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हें उल्टी हो गई क्या, तुम ठीक तो। अब वो उसका वाउंड देखे, उसमें से गोली निकाले, जाके लुगाई को संभाले। तो अभी क्या हुआ कि वो वहां नहीं जा सकता था, इसकी वजह से वो अधीर होने लगा, मतलब जल्दी जल्दी काम करने लगा, पेशेंट नहीं रहा उसमें, और इरिटेबल, वो चिड़चिड़ा होने लगा विद दिस मैन, इस आदमी के साथ, हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो कि एक मृत या मुर्दा इंसान की तरह पड़ा है उसके चाकू के नीचे। दिस मैन, ये आदमी, ही थॉट, उसने सोचा, देयर इज नो रीजन अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, यानी कि भगवान जाने, मेरे को ऐसा कोई कारण नहीं समझ में आता जिस कारण से इस आदमी को जीवित रहना चाहिए। मुझे लगता है इस आदमी को जीवित ही नहीं रहना चाहिए, मर जाना चाहिए। ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि एक तो बहुत ज्यादा समय से बहुत ज्यादा तनाव हो गया। अच्छा खासा अपने बरामदे में बैठा हुआ था, ये दिखा, इसका क्या करें क्या नहीं करें, पहला तनाव। उठा के घर लेके आए, फंसने का, पुलिस के द्वारा अरेस्ट हो जाने का दूसरा तनाव। सर्वेंट्स का जो बिहेवियर है, जिस तरह की बातें उन्होंने करी, तीसरा तनाव। पत्नी जो पूरा साथ देने की कोशिश कर रही है, अब वो बेचारी खुले घाव देख करके वो बाहर जाकर के उल्टियां कर रही है। केवल एकमात्र कंपेनियन, एकमात्र साथी जो अभी पूरी तरीके से उसके साथ खड़ा है, उसकी पत्नी है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी उसको जाकर संभाल नहीं सकता। कोई बात नहीं, तेरे को उल्टी हो गई, इट्स ओके, हाजमोला वगैरह कुछ खा ले, तेरा मुंह ठीक हो जाएगा। तो कुछ नहीं कर पा रहा वो बेचारा वहां पे, इस वजह से अधीर हो गया, बहुत चिड़चिड़ा होने लगा, और चिड़चिड़ा होकर के उसने उसे स्वेरिंग करना शुरू कर दिया, उसे अनाप शनाप बोलना शुरू कर दिया। कोई कारण नहीं है कि इस व्यक्ति को जीवित रहना चाहिए, मतलब मर जाना चाहिए इस व्यक्ति को। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और अनजाने में ही, बिना सोचे समझे, इस विचार ने उसे निर्दयी बना दिया था। रूथलेस का मतलब एक ऐसा आदमी जिसमें किसी भी प्रकार की दया का भाव ना हो। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, और वो और तेजी से आगे बढ़कर काम करने लगा। इन हिज ड्रीम द मैन मून्ड, और अपने ही सपनों में, बेहोश है तो सपने देख रहा है, उसमें वो कराहा, यानी आदमी ने थोड़ा सा आह की आवाज की, बट सदाओ पेड नो हीड, लेकिन सदाओ ने उसकी कराहा पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक्सेप्ट टू अटर एट हिम, और उसके प्रति कुछ कहने की बजाय ग्रोन, वो और ज्यादा गुर्राने लगा गुस्से में। ही अटर्ड, फिर उसने कहा, ग्रोन इफ यू लाइक, गुर्राओ अगर तुम्हें पसंद हो, या फिर जो तुम कराते हो कराते रहो, अगर तुम्हें पसंद हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं कोई ये तुम्हारे गाँव में जो ढूंढ रहा हूँ ना बुलेट, ये मैं कोई अपनी खुशी के लिए नहीं ढूंढ रहा हूँ। इनफैक्ट वास्तविकता में आई डू नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, बल्कि अगर वास्तविकता में पूछो तो मुझे तो पता भी नहीं है कि मैं कर क्यों रहा हूँ, ठीक है, बस मैं कर रहा हूँ, अभी जो मेरे सामने मुझे ठीक लग रहा है मैं बस वो किए जा रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वॉज हाना अगेन, दरवाजा खुला और हाना फिर से आ गई थी अपना पेट खाली करके, ठीक है। तो पेट खाली करके, जैसा कि आपने सोचा डॉक्टर साहब के कोई बात नहीं, चलो चली गई, उसका पेट खाली हो गया, तो ऐसे ही पेट खाली करके हाना जो है दरवाजा खोल के वापस अंदर आ गई थी। वेयर इज द एनेस्थेटिक, और उसने पूछा कि जो बेहोश करने वाली दवा है, एनेस्थेटिक है, वो कहाँ है। शी आस्क्ड इन अ क्लियर वॉइस, उसने एक साफ आवाज में, यानी कि उसका कॉन्फिडेंस दिखाई देता है इससे, एक कॉन्फिडेंट और साफ आवाज में उसने ये पूछा। सदाओ
मोशन विथ हिज चिन, और उसने ऐसे उधर है अपने चिन से इशारा करते हुए बताया किधर है। इट इज एज वेल दैट यू कम बैक, ये अच्छी बात है कि तुम वापस आ गई। ही सेड, सदाओ जो है उसने कहा। दिस फेलो इज बिगिनिंग टू स्टिर, यानी कि ये जो आदमी है ये हिलना डुलना कराना, थोड़ा सा भी जीवित होने का एहसास दिलाना इसने शुरू कर दिया है। शी हैड द बॉटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, उसके पास में एक बॉटल थी जिसमें एनेस्थीसिया होगा, एनेस्थेटिक्स होंगे, और कुछ कॉटन थी उसके हाथ में। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, लेकिन उसने पूछा कि ठीक है अब ये इसको लगाना है इंजेक्शन, लेकिन कैसे लगाना है, एनेस्थेटिक लगाऊं कैसे इसको। उसने पूछा सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नॉस्ट्रल्स, यानी कि ये जो आपके हाथ में कॉटन है इसे भिगो लीजिए आप इसके साथ और इसे नॉस्ट्रल्स के पास में रखिए। सदाओ रिप्लाइड, सदाओ ने जवाब दिया। विदाउट डिलेइंग, बिना देर किए, फॉर वन मोमेंट, एक क्षण के लिए, द इंट्रीसेट डिटेल ऑफ हिज वर्क, यानी कि बहुत सूक्ष्म और जटिल डिटेल उसने बहुत आसानी से दे दी। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया कुछ नहीं करना तुम्हें, तुम्हारे हाथ में एनेस्थीसिया है, एनेस्थेटिक है, इसे लो, कॉटन है तुम्हारे पास, इसमें भिगो और इसे इसके नाक के पास में रखो। जब ये एक बार ऐसे करके जोर से सूंघ ले तो फिर इसे अलग से हटा देना, फिर इसे साइड में कर देना, ठीक है। आपने देखा होगा ना मूवीज वगैरह के अंदर दिखाते हैं, वो रुमाल होता है, रुमाल पे ऐसा कुछ लिक्विड डालते हैं और फिर ऐसे थोड़ी देर के लिए मुंह पे रखते हैं, सामने वाला आदमी बेहोश हो जाता है, वो एनेस्थीसिया ही होता है, ठीक है ना। एनेस्थेटिक होता है, बेहोश करने के काम में आता है। तो ब्रीथ्स बैडली मूव अवे अ लिटिल, जब ये बुरी तरह से खींच के सांस ले तो थोड़ा सा साइड में से हटा लेना, ठीक है। शी स्क्राउच्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, वो घुटनों के बल वहां बैठ गई। क्लोज टू द स्लीपिंग फेस, उस सोते हुए चेहरे के पास में जो उस यंग अमेरिकन का था। इट वॉज अ पिटियसली थिन फेस, ये एक दया जताने वाला पतला दुबला सा चेहरा था, मतलब जिसे देख करके ही दया आ जाती है। शी थॉट, उसने सोचा, एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और उसके होठ जो हैं वो ऐंठ गए। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, वो आदमी जो है वो तकलीफ में था, वो बहुत पीड़ा को महसूस कर रहा था, चाहे ये बात इसे पता हो या ना हो। वॉचिंग हिम, उसे देखना। शी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समटाइम्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, और वो सोचने लगी कि वो कहानियां जो उसने कई बार सुनी है कि समटाइम्स सफरिंग, यानी कि जो कई बार उसने कहानियां सुनी है कि जापान के जेलों में किस तरीके से सजा दी जाती है, किस तरीके से पीड़ा पहुंचाई जाती है कैदियों को, क्या ये सच है। यानी कि उस व्यक्ति की वह दशा देख करके वह सोचने लगी कि जो भी मैंने सुना है आज तक के जो प्रिजनर्स होते हैं, जो कैदी होते हैं, उन्हें इस तरीके से सजा दी जाती है, इस तरीके से उन्हें पीड़ा पहुंचाई जाती है, क्या ये सच है। ऐसा वो अपने मन में उसको देख करके विचार करने लगी। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर्स टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्टेड, यानी कि ये जो कहानियां हैं ये क्षण के लिए आती हैं, रूमर अफवाह की तरह, टोल्ड बाय वर्ड्स ऑफ माउथ मुंह के शब्दों की तरह कही जाती है, एंड ऑलवेज कॉन्ट्राडिक्ट, और हमेशा इनका विरोध भी किया जाता है। यानी कि हमेशा ये कहा भी जाता है कि प्रिजनर्स पे अत्याचार होता है और कोई ना कोई आके फिर अपने मुंह से कह देता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, तो सब अफवाह है, ऐसे कोई ऐसे मारते थोड़ी होंगे, ऐसा तो करते ही नहीं होंगे। तो अफवाहें आती भी हैं और अफवाहों का विरोध भी कर दिया जाता है। तो हमें दोनों ही नहीं पता क्या वास्तविकता में उनके साथ में ऐसा अत्याचार होता है या ये मात्र एक अफवाह है, ठीक है। ऐसा यहाँ पर कहने की कोशिश की जा रही है, या ऐसा जो हाना है वो विचार कर रही है। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट wherever the Japanese armies went, the people received them gladly with cries of joy at their liberation। यानी कि ऐसा जो है न्यूज़पेपर में रिपोर्ट्स में हमेशा पढ़ने को मिलता है कि जहां कहीं भी जापानीज आर्मीज जाती हैं वहां पर लोग जो हैं खुश होकर के प्रसन्नता से और खुशी के मारे चीखते हुए उनका स्वागत करते हैं लिबरेशन, यानी कि उनकी स्वतंत्रता के साथ में। यानी कि उनके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती है कि भाई अगर जापानीज आर्मी आ रही है तो खुश होके चिल्ला करके जश्न मना के उनका स्वागत करो, लेकिन वे अपनी स्वतंत्रता से, अपनी लिबरेशन से, अपनी इच्छा से जो जापानीज आर्मी है उनका ऊंची आवाज में जॉय के साथ चीख करके या चिल्ला करके उनका स्वागत करते हैं, उनका हमेशा वेलकम करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ये प्रिजन वाली बात है कुछ सच नहीं है, हो सकता है कि ये तो बेकार बात हो,
बट समटाइम्स शी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा। लेकिन कई बार उसे याद आता है कि एक ऐसे व्यक्ति या ऐसे लोग जो जनरल टाकीमा की तरह हैं, हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, जो कि घर पर ही अपनी पत्नी को बुरी तरह से मारते थे। दो नो वन मेंशन्ड इट नाउ दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल। यानी कि अगर इस बारे में विचार किया जाए तो कोई भी अब इसके बारे में बात नहीं करता कि वो कितने विजय दिलाने वाले तरीके से, विक्टोरियस तरीके से, यानी वो जीत दिलाने वाले तरीके से उन्होंने बैटल में, युद्ध में, जंग में लड़ाई की थी। कहाँ पर? इन मैंचूरिया के अंदर। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूअल टू अ वुमन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूअल टू समवन लाइक दिस फॉर इंस्टेंस। तो अब यहाँ पे वो अपने दिमाग में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि जनरल टाकीमा जो हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो जो मंचूरिया का जो युद्ध हुआ था उसमें जीत दिलाने वाले सबसे महान योद्धा थे, लेकिन उनके निजी जीवन में जो उनके अधिकार में रहने वाली उनकी पत्नी थी उससे मारपीट किया करते थे, उससे क्रूएलिटी किया करते थे। तो सोचो कि जनरल टाकीमा जैसा व्यक्ति जो है, जो अपनी पत्नी पर ही ऐसा अत्याचार करता हो, क्या वह अपने अधीन रहने वाले कैदियों पर अत्याचार नहीं करता होगा या अपने कैदियों से मारपीट नहीं करता होगा? अगर हम उदाहरण के तौर पर भी देखें तो क्या कहा यहाँ पे? फॉर इंस्टेंस, मतलब अगर उदाहरण के तौर पे भी देखें तो हम इस बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन लास्ट में उसने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वो नहीं करता होगा? अब आप ये सोचो कि करता होगा या नहीं करता होगा। शी होप्ड एंक्शियसली दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर। वो बस मन ही मन चिंता के साथ में ये उम्मीद कर रही है कि इस युवक व्यक्ति को टॉर्चर नहीं किया गया होगा, प्रताड़ित नहीं किया गया होगा। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट शी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर। और यही वो समय था जब उसने ऑब्जर्व किया, उसने ध्यान दिया कि एक गहरा लाल रंग का घाव जो है वो उसकी गर्दन पर, बिल्कुल उसके कान के नीचे गर्दन पर एक लाल रंग का उसके घाव हुआ था। दोज स्कार्स शी अटर्ड लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ। और उन घावों की तरफ देखते हुए उसने अपने पति की तरफ देखा, सदाओ की आंखों में देखा और उसने बताया, बोले देखो ये इस तरह के घाव, ये क्या है, मतलब इस घाव से तो कहीं इसको दिक्कत नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही। बट ही डिड नॉट आंसर, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। एट दिस मोमेंट ही फेल्ट द टिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड डेंजरसली नियर द किडनी। उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसी समय उसने महसूस किया कि जो नोक थी, जो टिप था उसके इंस्ट्रूमेंट का, स्ट्राइक, वो जाकर के टकराया था किसी चीज के जो कि कठोर थी और खतरनाक तरीके से उसके किडनी के बिल्कुल पास में थी। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, सारे विचारों को वो छोड़ चुका था। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लेजर, यानी वो सबसे शुद्धतम आनंद को उस समय महसूस कर रहा था। ही प्रोब्ड, उसने जांचा, टटोला, विद हिज फिंगर, अपनी उंगली के साथ, डेलिकेटली, बहुत ही सावधानी से, बहुत ही कोमलता से, फैमिलियर विथ एवरी एटम, इतना परिचित था कि भाई कहाँ कौन सा अंग कितना बड़ा कितना छोटा होगा, इन सारी चीजों को अच्छी तरह से जानते हुए बहुत सावधानी से, बहुत कोमलता से, ध्यान से उस बंदूक की गोली को ढूंढने की कोशिश कर रहा था ऑफ दिस ह्यूमन बॉडी। यानी कि वह हर छोटे से छोटे, सूक्ष्म से सूक्ष्म एटम को, कण को जानता था जो कि मानव शरीर में हो सकते हैं। यानी कि उसने कुछ कहा लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस समय वो ऐसी ही जगह पर, ऐसी परिस्थिति में पहुंच गया था कि जहां पर थोड़ी सी आगे बस उसकी किडनी थी और उसके हाथ में उसका इंस्ट्रूमेंट था। अगर गलती से भी आगे जाकर के किडनी को अगर वो हर्ट करता है तो आगे मनुष्य के लिए, जो बीमार व्यक्ति है उसके लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, उनके पुराने जो अमेरिकन प्रोफेसर थे एनाटॉमी के, शरीर रचना विज्ञान के, हैड सीन टू दैट नॉलेज, उनमें इस तरह की ज्ञान था, इस तरह की नॉलेज थी। इग्नोरेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सिन सर्स, यानी कि वो सबसे कहता था कि भैया अगर आपने इग्नोर किया द ह्यूमन बॉडी, इंसान के शरीर की जो संरचना है, यानी कि उसके बॉडी का कौन सा पार्ट कैसा कहाँ है, अगर आपने इस चीज़ को इग्नोर किया तो सर्जन का, किसी भी
ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर का ये सबसे बड़ा पाप होगा। यानी कि आप जब ऑपरेशन कर रहे हैं तो आपको शरीर के संरचना की हर चीज की सटीक जानकारी होनी चाहिए। ऐसा कौन कहते थे? अमेरिकन प्रोफेसर जो थे एनाटॉमी के, वो ऐसा कहा करते थे। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि वो लगातार उनकी क्लासेस में हर साल जाता रहता था। टू ऑपरेट विदाउट एज कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनीथिंग लेस देन दैट इज मर्डर। यानी कि किसी भी शरीर को आप तब तक ऑपरेशन नहीं करेंगे जब तक उस शरीर का पूरा ज्ञान आपके पास ना हो, जैसे कि आपने खुद ने ही उस शरीर का निर्माण किया। मुझे किसी भी चीज की सबसे ज्यादा जानकारी किसकी होगी? जिसका निर्माण मैंने खुद ने किया है। तो आपको शरीर की उतनी जानकारी होनी चाहिए एक सर्जन बनने से पहले, किसी का ऑपरेशन करने से पहले, जैसे आपने खुद ने उस शरीर का निर्माण किया हो कि हाँ 1 इंच 2 इंच बस, अब आगे 1 इंच पे किडनी है। जब तक किसी सर्जन को इतना पता ना हो तब तक अगर आप ऑपरेशन करते हैं बिना इस नॉलेज के, अगर आप ऑपरेशन करते हैं तो वो ऑपरेशन मर्डर से कम नहीं होगा। यानी बिना किसी के शरीर की संरचना को पूर्ण रूप से जाने अगर आप उस पर सर्जरी करते हैं तो ये मर्डर से कम कतई ही नहीं होगा। इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी माय फ्रेंड, ये पूर्ण रूप से किडनी नहीं है मेरे दोस्त। सदाव ममर्ड, यानी सदाव ने खुद से कहा कि भैया ये पूर्ण रूप से, इट इज नॉट क्वाइट एट द किडनी, ये बिल्कुल किडनी से टच होता हुआ नहीं है। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, सदाव ने अपने आप से कहा, प्रतिपुष्टि दी। इट वॉज हिज हैबिट टू ममर टू द पेशेंट, उसकी आदत थी कि वो पेशेंट से बात करता था। व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, जब वो अपने आप को ही पूरी तरीके से उस ऑपरेशन में भूल जाया करता था। माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट, वो अपने दोस्त, अपने पेशेंट को हमेशा क्या कहकर पुकारता था? माय फ्रेंड कहकर पुकारता था। एंड सो नाउ ही डिड, और इसीलिए उसने अभी भी ऐसा किया। फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, और ये बात वो भूल रहा था कि ये उसका दुश्मन है। देखो क्या होता है कि कई सारे स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा ऑफलाइन क्लास में ज़्यादा होता है, ऑनलाइन क्लास में भी कई बार होता है, कई बार नहीं होता है। थैंक गॉड मेरा अभी तक कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आगे नहीं रहे। तो कई स्टूडेंट होते हैं जो आपकी कक्षा में होते हैं लेकिन आपसे घृणा करते हैं, लेकिन जब आप पढ़ा रहे होते हैं ना तो आपको उस घृणा वगैरह से कोई मतलब नहीं होता है कि कोई आपको अच्छा समझता है कि बुरा समझता है। तुम्हारी जो मर्जी हो समझो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बेटे, मेरी बहन, मेरी फ्रेंड, ऐसे ही बात की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति है ना, ये भी यही कर रहा है कि जो जिस पेशेंट का इलाज कर रहा है उसको माय फ्रेंड कह के पुकार रहा है, जबकि वास्तविकता में वो उसका फ्रेंड ना होकर के क्या है? उसका एनिमी है। लेकिन वो अपने आप को पूरी तरह से खो चुका है, अपने आप को पूरी तरह से सदाव जो है वो भूल चुका है। अभी बस वो केवल एक सर्जन है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ना कोई जैपनीज है, ना सामने पड़ा शरीर कोई अमेरिकन का है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए यह है ये शरीर, और इसको मुझे ठीक करना है, इस पर मुझे सर्जरी परफॉर्म करनी है। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिशंस द बुलेट वॉज आउट। उसके बाद तेजी से, बहुत ही सफाई से और बहुत ही सटीक तरीके से जो इंसिशन था, जो कट लगाया था उसने, चीरा जो था जिसके अंदर से वो सारी जांच पड़ताल कर रहा था, उस चीरे से बुलेट जो है उसे बाहर निकाला गया। द मैन कुल्ड बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शियस। क्यूबेट का मतलब है कि वह व्यक्ति थोड़ा सा कांपा, थोड़ा सा हिला दर्द की वजह से, लेकिन अभी भी वो अनकॉन्शियस था, अभी भी वो बेहोश था। नेवरदलेस ही अटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, फिर भी नेवरदलेस उसने कोई भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोले। गट्स यानी उसके आते, यानी कि उसे यहाँ दर्द हो रहा था मुझे उसके गट्स में। ही अटर्ड, उसने बोला। चोकिंग, और बोलते बोलते उसका गला रुक गया, एकदम से गला रुक गया। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी आंतें पकड़ ली। सदाव, हाना क्राइड शार्पली, और सदाव को जो पत्नी है हाना, उसने शार्पली आवाज़ दी। हश, हश का मतलब होता है चुप रहो। सदाव ने उसे चुप रहने का निर्देश दिया कि चुप रहो, ठीक है। और इस तरीके से अभी हमारे ऑपरेशन को यहाँ तक हम लोग लेके पहुँचे हैं, बुलेट निकाल ली गई है। तो फिर से क्वेश्चन तो वहाँ का वहीं खड़ा रह गया जो पिछली बार था, ये बचेगा कि मरेगा आफ्टर ऑपरेशन? बचना है कि मरना है इसको? अगर बचा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, अगर मरा तो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? समझ सकते हो कि अगर ये मर गया
तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं, और अगर ये जिंदा बचा तो इसके क्या परिणाम होने वाले हैं। ठीक है, इस बारे में थोड़ा सा मुझे लिख करके बताइए कि बचने पर और मरने पर किस तरह के परिणाम हमें देखने को मिलेंगे यहाँ पे। ओके गाइस, तो आई होप ये चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, एंड आई विल सी यू सून विद द नेक्स्ट पार्ट। टिल दैट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।